यूपी से असम, मध्य प्रदेश से बिहार तक मदरसों को लेकर बड़ी प्लानिंग चल रही है। कहीं मदरसों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कहीं मदरसों से आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में टीचर गिरफ्तार हो रहे हैं, तो कहीं मदरसों पर ताले तक जड़ दिए गए हैं। जबकि यूपी में इन सबसे बड़े एक्शन की तैयारी है। आज स्पेशल रिपोर्ट में टाइम्स नाउ नव भारत देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे मदरसों की पड़ताल करेगा। ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर मजहबी तालीम देने वाले ये संस्थान जांच एजेंसियों के रडार पर क्यों हैं। लेकिन सबसे पहले आपको भारत नेपाल बॉर्डर लेकर चलते हैं। जगह लखीमपुर खीरी, यूपी। गांव रामगढ़, इलाका भारत नेपाल बॉर्डर। दुधवा जंगलों का ये इलाका यूपी के लखीमपुर जिले को नेपाल से अलग करता है। सुनसान और बियाबान जंगलों में अब ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिससे सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल बॉर्डर से सटे आदिवासी बहुल इलाकों में बाहर से आए मुस्लिम लोग तेजी से बसते जा रहे हैं। जो वन विभाग की जमीन है उस पर ये गांव बसाए गए हैं। थारू जो लोग हैं उनके गांव में उन्हें पट्टे आवंटित किए गए हैं, लेकिन बाकी लोगों को जमीन आवंटित नहीं की जा सकती, क्योंकि जो जंगल की जमीन होती है उस पर पहला हक आदिवासियों का माना गया है और उन्हीं को ये जमीन आवंटित हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बुद्धापुरवा, रामगढ़ कुछ ऐसे गांव हैं जहां बड़ी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और ये बाहर के लोग हैं। रामगढ़ भी हम लोग होकर आए हैं, बुद्धापुरवा होकर आए हैं। वहां पर लोगों ने बताया कि उनके फोरफादर वहां से आए थे। कोई लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, कोई बरेली का रहने वाला है, किसी को पता नहीं कि वो कहाँ से आया है। आप कहाँ से आए थे? हम तो जिला बरेली से। अच्छा, बरेली से आए हैं, यहाँ पे लखीमपुर में रह रहे हैं जी। जमीनों का पट्टा हुआ है आपके नाम, कैसे आप लोग रह रहे हैं? ये खाली खाने कमाई लीजिए, पट्टे उट्टे कोई पक्के वाले तो है नहीं। अच्छा, तो लेकिन आप लोगों का वोट बन चुका है यहाँ पे? वोट बन गया है। तो वोट जिला प्रशासन ने कोई आपत्ति नहीं कही कि वोट डालते हैं सब, प्रधानी के चुनाव में, विधायक के चुनाव में? सब में वोट डालते हैं। पट्टा तो है किसी को नहीं मिला है। अच्छा, सारे लोग ऐसे ही रह रहे हैं? सब ऐसे रह रहे हैं। तो जिस जमीन पर आदिवासियों का हक है वहाँ बिना पट्टे के पक्के घर बन गए हैं, वोटर और आधार कार्ड बन चुके हैं। यहाँ हर 5 साल में बड़ी संख्या में नए वोटर तैयार हो रहे हैं। ये सब सरहदी इलाके में हो रहा है। ये बॉर्डर सेंसिटिव इस वजह से और हो जाता है क्योंकि यहाँ पर टेरर फंडिंग के कई सारे मामले सामने आए हैं। यहाँ से यूपी एटीएस की टीम ने कई गिरफ्तारियां की थी। इसके अलावा जो नकली नोटों का कारोबार है वो भी नेपाल के रास्ते इंडिया में होता रहा है। उसके लिए इस बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। गांव का नाम रामगढ़, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। नेपाल से सटे गांव में रहने वाले मुस्लिम इस बात से सीधा इनकार कर रहे हैं कि वो बाहरी लोगों के साथ आने से गांव में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई है उसमें दूसरी पिक्चर है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि यूपी के पास बॉर्डर इलाकों में करीब 1000 से ज्यादा गांव हैं। इनमें 116 गांव में मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा हो चुकी है। कुल 303 गांव ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 30 से 50% के बीच है। यहां अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक मदरसे और मस्जिदों की संख्या में तकरीबन 25% का इजाफा हो चुका है। 2018 में सीमावर्ती इलाकों में 1349 मस्जिद और मदरसे थे, जो अब बढ़कर 1688 हो गए हैं। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी एक्टिव हो गया है। ऑफ कैमरा लखीमपुर जिला के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने माना 2018 के बाद से बड़े मस्जिद और मदरसों को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। तो आपके यहाँ से जो सूचना मांगी गई थी वो आपने दे दी? जगह बहराइच, यूपी। गाँव रुपैडीहा, इलाका भारत नेपाल बॉर्डर। लखीमपुर खीरी से 130 किलोमीटर का सफर करने के बाद टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर मनीष यादव बहराइच पहुंच गए। वही बहराइच जहां मुस्लिम आक्रांता सालार मसूद गाजी की मजार है। बहराइच का रुपैडीहा गांव बिल्कुल नेपाल सीमा से लगा हुआ है। सड़क के उस पार नेपाल का नेपालगंज है और सड़क के इस पार रुपैडीहा गाँव। कहने के तो भले ही ये गाँव है, लेकिन यहाँ शहर की तरह बड़ी बड़ी दुकानें हैं। अधिकांश आबादी मुस्लिम है जो बीते 10 सालों में तेजी से बढ़ रही है। बहराइच का नेपाल से सटा रुपैडीहा इलाका, नेपाल की दूसरी तरफ नेपालगंज है और इधर हिंदुस्तान का जो गांव है वो पड़ता है रुपैडीहा। लेकिन बीते करीब 10-15 सालों से यहाँ तेजी से तरक्की देखी गई है। बड़े पैमाने पर आबादी भी बड़ी है। यहाँ के तमाम जो लोग हैं रिहायशी वो हमारे साथ हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं आखिर यहाँ पर तेजी से तरक्की और जो बड़े पैमाने पर मकान बन रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, उसका रीज़न क्या है कि लोग यहाँ पर बॉर्डर में आके बस रहे हैं? यहाँ पे सद्भावना है, सब मिलजुल के रह रहे हैं, यही सब तरक्की है।
जैसे बाकी बहराइच के बाकी हिस्सों को देखें तो वहाँ पे जो आबादी बढ़ने का जो सिलसिला है यहाँ की तुलना में कम है, यहाँ पे बड़ी तेजी से आबादी बढ़ रही है। बॉर्डर है, बॉर्डर की पब्लिक इधर आती है, कस्टमर्स आती हैं, बिजनेस स्कोप है, इसलिए यहाँ इस्टेब्लिश होना चाहता है। मतलब बाहर के लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ हाँ, मकान ले लिया उन्होंने, यहाँ इस्टेब्लिश हो गए वो। अच्छा, आपने तो देखा है बहुत पहले से, तब उस वक्त तकरीबन कितनी आबादी रही होगी? अरे मुश्किल से हजारों आदमी की आबादी न रही होगी। अच्छा, हाँ, और इतना कब से? 1950 मैंने इंटरमीडिएट किया है 65 में मुश्किल से 2-3 हजार की आबादी रही होगी, 4 हजार। और आज तकरीबन कितनी आबादी होगी? अरे आज बहुत 1965 में 350 वोटर थे यहाँ 350 मात्र। 350 से आज 650 से आज कितने हो गए? 16,000 16,000 आबादी बढ़ गई। वोटर हैं, अब आबादी 20 से ऊपर है। लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच में मुस्लिमों की आबादी 2011 के राष्ट्रीय औसत अनुमान के मुकाबले 20% से ज्यादा बढ़ी है। सुरक्षा एजेंसियां डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव को सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर और संवेदनशील मानकर चल रही हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम हिंदुस्तान नेपाल बॉर्डर के पास गांव में बदल रहे मुस्लिम डेमोग्राफी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए यूपी से लेकर बिहार और असम तक के मदरसों में चल रही एक्टिविटी पर गौर करना होगा। जगह पूर्वी चंपारण, बिहार, गांव ढाका, जामिया मारिया निस्वा मदरसा। इसी मदरसे में लड़कियों को कुरान शरीफ और हदीस की तालीम देने वाले मौलवी मुफ्ती असगर अली को एनआईए ने जुलाई में गिरफ्तार किया था। आरोप बेहद संगीन है। असगर अली पर हिंदुस्तान के ढाका में रहकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े होने और हिंदुस्तानी मुस्लिम बच्चों और नौजवानों को ऑनलाइन ब्रेन वॉश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जहां पर असगर अली पढ़ाते थे और यहीं से उनको गिरफ्तार एनआईए की टीम ने भी की है। जैसा कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बता रहे हैं कि पिछले 2 महीने से ही वो यहाँ आए थे और काफ़ी कम समय हुआ था उनको यहाँ पर पढ़ाते हुए, और ऐसे में उनको यहाँ से एनआईए की टीम लेकर गई है। जो आरोप है उन पर वो काफ़ी गंभीर आरोप है। बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़े होने का आरोप है और उसका क्या होगा एनआईए इसकी जाँच करेगी। असगर अली इसी मदरसे में 2 महीने पहले आया था। वो यहाँ की मस्जिद के नायब इमाम मोहम्मद निसार के साथ रहता था। हमने मदरसे की लड़कियों से भी बात की, पूछा कि जिस शख्स को बैन आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है वो उन्हें पढ़ाता था, कैसा इंसान था। तो लड़कियों ने जो कहा उसे सुनना भी जरूरी है। क्या पढ़ रही है? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ। अभी जो असगर अली थे यहाँ पर, उनको जानते हो? जी। वो पढ़ाते थे? जी। अच्छा, क्या पढ़ाते थे? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ पढ़ाते थे, मतलब रेगुलर पढ़ाते थे, अच्छे से पढ़ाते थे? जी। अच्छा, कैसे इंसान थे? तुम लोग चूंकि स्टूडेंट हो, लगातार मिलते होगे, कैसा लगता था उनका व्यक्तित्व? जी, बहुत अच्छे थे वो। बहुत अच्छे थे? जी। अच्छा, और क्या क्या बातें होती थी, क्या कुछ बताए थे वो? जी नहीं, बस पढ़ाई के मुतालिक बातें करते थे और कुछ नहीं। क्या पढ़ाई हो रही है? अभी तो उर्दू पढ़ रहे हैं। अच्छा, उर्दू पढ़ाई हो रही है। ये जो असगर अली थे वो पढ़ाते थे? जी। अच्छा, क्या पढ़ाते थे आप लोग? कभी कभी कुरान शरीफ भी सुन लेते थे और हदीस भी बहुत अच्छे पढ़ाते थे। कभी कभी हम लोग जो पढ़ने नहीं आता पूछने जाते थे वो भी सब बताते थे बहुत अच्छे से। उनको पुलिस आके गिरफ्तार करके ले गई, कैसा अब लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। ये मदरसा रेजिडेंशियल है, यानी यहाँ पढ़ने वाली लड़कियां रहती भी हैं, लेकिन अब आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में यहाँ के मौलवी की गिरफ्तारी ने उन लोगों के जहन में डर बैठ गया है जिनकी बेटियां यहाँ रहकर पढ़ाई करती हैं। ऐसी बात है, अब तो मालूम करने की चीज है। ये मदरसा में तो इस ढंग की बात नहीं होती है। ये कहाँ से कहाँ लिंक है, क्या है न है। अगर ऐसा है तो बहुत अफसोसनाक बात है। जेके बारपेटा, असम, जैमुल हुदा मदरसा, ये आतंक के खिलाफ बुलडोजर एक्शन है। यहाँ जिस मदरसे पर कार्रवाई हुई है उसका लिंक अलकायदा से जोड़ा जा रहा है। असम पुलिस ने बारपेटा जिले से अलकायदा के कनेक्शन में गिरफ्तार किया है। इसमें एक आतंकी इसी मदरसे का टीचर बताया जा रहा है। असम में बीते एक हफ्ते में आतंकी संगठन के कनेक्शन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अलकायदा के कनेक्शन में कुल 37 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसके बाद सीएम हेमंता बिस्वा ने मदरसों की निगरानी बढ़ाने का लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। I am addressing the people of Assam through you
that yes, now onwards we have to keep a close watch on imams and madrasa teachers who are not from the state of Assam. असम में मदरसों पर बुलडोजर चला तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार भी पूरे एक्शन में है। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता गोविंद गुज्जर को जानकारी मिली कि भोपाल के बाणगंगा इलाके में सरकार ने ऐसे ही एक मदरसे पर ताला जड़ दिया है। तो वहां की तंग गलियों से होते हुए रिपोर्टर गोविंद ने मौके पर पहुंचकर मदरसे पर की गई ये तालाबंदी कैमरे में रिकॉर्ड की। ये जो मदरसा है 2 कमरों का, ये मदरसा है बाणगंगा इलाके में सकरी गली में है। ये मदरसे पे अभी रोक लगा दी गई है, इसको बंद कर दिया गया। ताला इधर भी लगा हुआ है और ताला आपको इधर भी लगा नजर आएगा। तो दोनों मदरसे के जो गेट हैं उन पर ताले जड़ दिए गए हैं। बाल अधिकार आयोग के संज्ञान के बाद ऊपर जो आपको थोड़ा सा कैमरा से कहूंगा दिखाने की कोशिश करें, ऊपर इस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ते थे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है और यहाँ पर उनके ऑफिसेज थे। तो अभी भोपाल के अंदर भी मदरसों पर एक कड़ी कार्रवाई हुई है। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता गोविंद गुज्जर को इस मदरसे के बारे में पता चला कि मदरसे का रजिस्ट्रेशन 7 जून 2013 में कराया गया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद इस जगह संचालित मदरसे की मान्यता की अनुमति के दस्तावेज मदरसा बोर्ड ने जारी नहीं किए। बावजूद इसकी जगह पर एक कमरे में ये मदरसा संचालित होता रहा। लेकिन मदरसों को लेकर सबसे पहले एक्शन की तैयारी तो यूपी में चल रही है। जगह गोरखपुर यूपी, जामिया कादरिया तजविजुल मदरसा। ये गोरखपुर का जामिया कादरिया तजविजुल मदरसा है, गैर मान्यता प्राप्त है। इस मदरसे के अंदर जब टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता रसाद लारी दाखिल हुए तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही थी, उन्हें अंग्रेजी तालीम भी दिलाई जा रही थी। संवाददाता रसाद लारी ने यहाँ के संचालक से मदरसे के संचालन पर बात की। उनसे पूछा कि जब मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं तो फिर उनकी जरूरतें कैसे पूरी होती हैं। फिलहाल बच्चियों से जो फीस है वो वसूल करके और टीचर्स जो हमारे पास हैं उनकी सैलरी, मदरसे की तमाम और ज़रूरियात को हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन बहरकैफ इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कमेटी की प्लानिंग में है, लेकिन बर वक्त किल्लत पैसे वगैरह की दिक्कतें होने की वजह से नहीं हो पा रहा है। और बच्चियों को जो हमें और सहूलतें देना चाहिए, जैसे सिलाई हो गई, कंप्यूटर हो गया और दीगर चीज़ें, तो हम नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं हुकूमत से कि अगर इस तरीके से सहूलतें हुकूमत दे तो मदरसे भी मतलब हर तरीके से काम कर सकते हैं। यानी इन्हें योगी सरकार से मदद की उम्मीद है। और योगी सरकार ऐसे मजबूर मदरसों के लिए क्या कर रही है, ये जान लीजिए। योगी सरकार ने यूपी के सभी मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया है, जिसके लिए 10 सितंबर तक टीमें बनाई जाएंगी, जिसमें हर जिले में तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सदस्य होंगे। ये टीम पता लगाएगी कि मदरसे मान्यता प्राप्त हैं या नहीं, मदरसे को चलाने वाली संस्था कौन सी है, मदरसे को कब से चलाया जा रहा है, इसकी आमदनी कहां से हो रही है, जहां मदरसे को चलाया जा रहा है वो इमारत उनकी अपनी है या किराए की, साथ ही मदरसे में छात्र छात्राओं की संख्या, उन्हें मिलने वाली शिक्षा और दूसरी सुविधाएं कौन कौन सी हैं और टीचर कितने हैं, ये सारी बातें सर्वे टीम पता लगाएगी। ये टीम अपना काम 5 अक्टूबर से शुरू करेगी और 25 अक्टूबर तक सरकार को, शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। सारी चीज़ों की जानकारी होना सरकार के लिए ज़रूरी है, ताकि भविष्य की किसी भी योजना में सरकार को ये जानकारी हो कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। और हम सब मिलके योगी सरकार जो लगातार माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, इसको और मजबूती मिले, लगातार इस दिशा में उठाए गए कदम है। योगी सरकार की दलील है कि ऐसे सर्वे कराकर मदरसों की बदहाली में सुधार लाया जा सके, छात्रों की शिक्षा का स्तर भी ऊंचा करने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए बिहार में भी नेपाल, बांग्लादेश और बंगाल से जुड़ी सीमा पर जो मदरसे और मस्जिदों के सर्वे की वकालत कर रहे हैं, तो हैदराबाद वाले ओवैसी साहब के लिए ये सर्वे छोटा एनआरसी से कम नहीं लग रहा। तो पूरे मदरसा का वो सर्वे करा रहे हैं। कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, ओबेसी जैसे लोगों को पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। अगर वहां का मुख्यमंत्री चाहता है कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन ओबेसी को दर्द कुछ और है। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे, अनएडेड मदरसे और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है?
अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए। मदरसों पर जारी एक्शन और सियासत के बीच आपको नेशनल कम्युनिकेशन और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR की एक रिपोर्ट पर भी गौर करना चाहिए, जो अगस्त 2021 में आई थी। NCPCR की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 6 से 14 साल के उम्र के 3 करोड़ 80 लाख मुस्लिम बच्चे हैं और इनमें से सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख मुस्लिम बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख मुस्लिम बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 6000 है। हमने ये जानने की कोशिश की कि एक्चुअली ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति क्या है, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां बड़ी संख्या में आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। हमारी फाइंडिंग ये है कि देश में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो उन अनरिकॉग्नाइज्ड अनमैप्ड मदरसों में पढ़ रहे हैं, जहां पे उनको ये पढ़ाया जाता है कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, वहां पे उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जाता है। कुल मिला के वो फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन से महरूम है। विरोध करने वाले जो भी कहें, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि ऐसी सियासत से नुकसान उन मुस्लिम बच्चों का हो रहा है जो इन मदरसों में पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाने के लिए इन मदरसों में दाखिला कराते हैं, जो चाहते हैं कि मदरसे में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, जिसका फायदा उनके बच्चों को मिले, लेकिन नेता राजनीति के लिए ऐसा होने नहीं देना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।